हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभम अड्डा एकेडमी में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही बेहतरीन क्लास जिसको कहते हैं वर्ल्ड जियोग्राफी। वर्ल्ड जियोग्राफी की एक श्रृंखला। कहने का मतलब, हम सबसे पहले आपको वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ाएंगे, फिर इंडियन जियोग्राफी पढ़ाएंगे, उसके बाद अदर सब्जेक्ट को भी इस चैनल पे आपको पढ़ाया जाएगा एक बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ। तो आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ये वीडियो खासकर एसएससी जीडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई और रेलवे की जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, खासकर एनटीपीसी, ग्रुप डी, टेक्निकल के जो भी एग्ज़ाम हैं और वनडे एग्ज़ाम, सब के लिए ये वीडियो रामबाण सिद्ध होने वाली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, विश्व भूगोल क्या है? विश्व भूगोल। अब विश्व भूगोल में भी हम सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? सूर्य को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? सूर्य को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? सूर्य को पढ़ेंगे। और डायग्राम की सहायता से हम देखेंगे कि सूर्य कैसे बना हुआ है, इसके अंदर कितनी परतें पाई जाती हैं, इन सब के बारे में हम आज इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो वर्ल्ड जियोग्राफी में हमारा सबसे पहला टॉपिक है सूर्य। तो चलिए देखते हैं। इससे 2-3 नंबर आपको ज़रूर मिलते हैं, यहाँ से आपको 2-3 नंबर ज़रूर मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। सूर्य एक क्या है? तारा है। सूर्य क्या है? अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि सूर्य क्या है, तो सूर्य एक तारा है। सूर्य सौरमंडल का प्रधान है। देखो, सौरमंडल है, ये देखिए सौरमंडल जो होता है, सौरमंडल में देखिए ऐसे, देखिए आप देखते हैं सौरमंडल, ये आप कहते हैं कि सूर्य के क्या कहते हैं? सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह जो होता है वो बुध होता है। कौन सा होता है? बुध होता है। जब हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे उसमें भी। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध होता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है? बुध के बाद क्या होता है? दूसरे नंबर पे क्या होता है? शुक्र होता है। फिर उसके बाद पृथ्वी होती है। इस प्रकार से सूर्य क्या होता है? एकदम सेंटर में होता है, बीच में होता है। इसके बगल जितने होते हैं वो सारे ग्रह होते हैं, ठीक है। लेकिन सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। क्या है? सूर्य एक तारा है। क्यों तारा है? क्योंकि सूर्य का अपना प्रकाश होता है। जो ग्रह होते हैं, ग्रह में प्रकाश नहीं पाया जाता है, लेकिन तारा में क्या होता है? तारों में क्या होता है? प्रकाश पाया जाता है। इसलिए सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। जैसे आप देखते हैं पृथ्वी, पृथ्वी कहते हैं पृथ्वी एक ग्रह है। क्या पृथ्वी पे अपना प्रकाश है? तो पृथ्वी पे अपना प्रकाश नहीं है। पृथ्वी पे जो प्रकाश आता है वो सूर्य से आता है, और सूर्य के पास अपना प्रकाश है। सूर्य के पास अपना प्रकाश क्यों है, ये हम चलिए आगे देखेंगे कि सूर्य के पास अपना प्रकाश कहाँ से आता है। उसके पास प्रकाश, पृथ्वी के पास अपना प्रकाश कहाँ से आता है? तो पृथ्वी के पास अब जो प्रकाश आता है वो सूर्य से आता है, लेकिन सूर्य के पास अपना प्रकाश है। इसीलिए जिस भी आकाशीय पिंड के पास अपना प्रकाश होगा उसको हम तारा कहेंगे, और जिस भी आकाशीय पिंड के पास अपना प्रकाश नहीं होगा उसको हम ग्रह या उपग्रह कहेंगे। तो ये दो चीज़ आपको समझ में आ गई। इसलिए सूर्य क्या है? सूर्य हमारा एक तारा है। क्या है सूर्य? सूर्य हमारा एक तारा है। सूर्य सौरमंडल का प्रधान है। सौरमंडल का कैसे प्रधान? जैसे हमने आपको बताया कि ये देखिए इस प्रकार से सौरमंडल है, जिसकी सेंटर में क्या है? सूर्य है। बीचों बीच में क्या है? सूर्य है। और जो जितने भी ग्रह हैं उसके क्या होते हैं? चारों ओर चक्कर लगाते हैं। बीच में क्या होता है? सूर्य होता है, और इसके चारों ओर क्या होते हैं? जितने भी ग्रह होते हैं, वो चाहे बुध हो, शुक्र हो, पृथ्वी हो, मंगल, अरुण हो, वरुण है, ये सारे सूर्य के बीच में चक्कर लगाते हैं। इसलिए सूर्य सौरमंडल का क्या है? प्रधान है। ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट, अगला क्या है? यह हमारी आकाश गंगा दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। क्वेश्चन ये पूछता है कि हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है? तो हमारी आकाश गंगा का नाम मिल्की वे अर्थात दुग्ध मेखला है। और दुग्ध मेखला से ये सूर्य की जो दूरी है वह लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष दूर है। कितना है? 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पे है। और प्रकाश वर्ष पूछा जाता है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ठीक है, ये समझ में आया। चलिए अगला देखते हैं। सूर्य हमारी आकाश गंगा के केंद्र के चारों ओर 250 किमी प्रति सेकेंड, सोचिए घड़ी की सुई एक बार पतली वाली सुई एक बार टिक से करती है, इतने देर में सूर्य
आकाश गंगा के चारों ओर जो चक्कर लगाता है उसकी जो स्पीड होती है 250 किमी प्रति सेकंड की स्पीड होती है। अर्थात 250 किमी एक सेकंड में सूर्य आकाश गंगा का चक्कर लगाता है। इस प्रकार से सूर्य आकाश गंगा का परिक्रमा करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा कि हमारी आकाश गंगा क्या है? हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को लगभग 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। सोचिए, आकाश गंगा जो दुग्ध मेखला आकाश गंगा है, इसकी परिक्रमा करने में सूर्य को लगभग 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। जैसे आप देखते हैं, कहते हैं क्या कहते हैं, ये सूर्य होता है, अब पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगाती है। आप कहते 365 दिन या 366 दिन में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती। कितने दिन में? 365 या 66 दिन में। इसी प्रकार सूर्य जो होता है वह हमारी आकाश गंगा जो दुग्ध मेखला है उसका चक्कर लगभग 25 करोड़ वर्ष में लगाता है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। देखिए, अक्ष का मतलब होता है वो उसका केंद्र। ठीक है, ग्लोब आप देखते हैं, आप ग्लोब देखिए, ग्लोब अगर आपके पास है तो आप ग्लोब में देखिए, तो ग्लोब को आप जब घुमाएंगे तो सूर्य अपने अक्ष पे, अक्ष का मतलब है एक उत्तरी ध्रुव होता है, ऊपर का देखो ग्लोब देखते हैं, पृथ्वी का ग्लोब का ऊपर उत्तरी ध्रुव होता है, नीचे दक्षिणी ध्रुव होता है। इसी प्रकार सूर्य भी जो होता है, सूर्य भी अपने अक्ष पे क्या करता है? पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। पूर्व से पश्चिम का मतलब आप सीधा सीधा समझिए, ये देखिए, ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, ये होता है पूरब, ये होता है पश्चिम। इसका मतलब सूर्य जो घूमता है पूर्व से पश्चिम, देखिए ऐसे घूमे, ये इस तरीके से सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। तो क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है? तो ये देखिए, जैसे घड़ी की सुई घूमती है क्लॉकवाइज, उस प्रकार से सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। कह सकें तो सूर्य अपने अक्ष पर क्लॉकवाइज घूमता है, क्लॉकवाइज घूमता है, अर्थात पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए सूर्य के बारे में और भी चीज़ें हम जानते हैं। ठीक है, तो सूर्य हमारा क्या है? एक तारा है। समझ में आ गया? ठीक है, यह आकाश गंगा का चक्कर लगाता है। आकाश गंगा जो होती है उसका नाम हमारे दुग्ध मेखला या मिल्की वे कहते हैं। सूर्य आकाश गंगा को जो चक्कर लगाता है, वो चक्कर लगाने में लगभग उसको 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। सूर्य 250 किमी प्रति सेकंड की स्पीड से आकाश गंगा दुग्ध मेखला का चक्कर लगाता है। इतनी बातें समझ में आ गई। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि सूर्य अपने अक्ष पर जो होता है वह पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है, अर्थात क्लॉकवाइज चक्कर लगाता है। पूर्व से पश्चिम का मतलब क्लॉकवाइज चक्कर लगाता है। ठीक है, चलिए दो टर्म है यहाँ पे, दो शब्द हैं जिसको समझना बहुत जरूरी होता है। इसको समझेंगे तो पृथ्वी जब हम पढ़ेंगे तो उसमें भी हमें बहुत फायदा होगा। चलिए देखते हैं वो टर्म क्या है। वो टर्म हमारा है, पहला टर्म है परिभ्रमण। क्या है? परिभ्रमण। ठीक है, परिभ्रमण क्या होता है? किसी ग्रह का अपने अक्ष पर घूमना परिभ्रमण कहलाता है। किसी ग्रह का अपने अक्ष पर घूमना, जैसे देखिए पृथ्वी क्या है? पृथ्वी हमने कहा पृथ्वी एक ग्रह है। पृथ्वी क्या है? ग्रह है। पृथ्वी क्या है? ग्रह है। ठीक है, पृथ्वी हमारा क्या है? ग्रह है। तो यह जब अपने अक्ष पर घूमती है, देखिए ये ग्लोब होता है। ग्लोब देखिए यहाँ पे, देखिए एक ये अक्ष होता है, एक ये अक्ष होता है। तो ये ऊपर का अक्ष होता है, उत्तरी अक्ष होता है, और नीचे का अक्ष होता है जो दक्षिणी अक्ष होता है। ये चीज़ें ठीक है, ऊपर वाला उत्तरी अक्ष होता है, नीचे वाला दक्षिणी अक्ष होता है। तो किसी ग्रह का अपने अक्ष पर घूमना, जब ग्लोब आप हाथ में लेकर उसको घुमाइए तो इसका मतलब वो जो घूमता है किसके सहारे घूम रहा है? ये जो तिरछा है उसी के सहारे ग्लोब पे वो घूमता है। तो ये जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये जो दो अक्ष हैं, जब इस पे कोई ग्रह घूमेगा तो उसको कहेंगे परिभ्रमण। क्या कहेंगे? परिभ्रमण। जब कोई अपने अक्ष पर घूमेगा तो उसको बोला जाता है परिभ्रमण। तो किसी ग्रह का अपने अक्ष पर घूमना परिभ्रमण कहलाता है। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। दूसरा है परिक्रमण। क्या है? परिक्रमण। इसको समझना बहुत जरूरी, क्योंकि इसी आधार पर दिन और रात होते हैं। परिक्रमण, परिभ्रमण। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान देना। तो अब परिक्रमण क्या है?
परिक्रमण का मतलब होता है कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाती है, तो इस चक्कर लगाने की क्रिया को उसका परिक्रमण कहा जाता है। जैसे देखिए, ये हमारा क्या हो गया, सूर्य हो गया, क्या हो गया, सूर्य हो गया, ठीक है। इसके नज़दीक क्या हो गया, बुध हो गया, इसके नज़दीक क्या हो गया, बुध से थोड़ा दूर शुक्र हो गया, शुक्र से थोड़ा दूर क्या हो गया, पृथ्वी हो गया। अब देखिए पृथ्वी यहाँ पे है, अब ये सूर्य का चक्कर लगा रहे, ऐसे 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 ऐसे, देखिए ये सूर्य का चक्कर लगा रही, इस तरीके से, इस तरीके से ये सूर्य का चक्कर लगा रही है। तो चक्कर लगाते लगा, देखिए घूम रही है, इसका मतलब ये क्या का परिभ्रमण कर रही है, क्या कर रही है, सूर्य का चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो जब ये सूर्य का चारों अपने अक्ष पे घूमते घूमते चक्कर लगा रही है, अपने अक्ष पे घूम रही है तो परिभ्रमण, और अपने अक्ष पे घूम घूम के सूर्य का चक्कर लगा रही है, तो इस घटना को कहते हैं परिक्रमण। क्या बोलते हैं, परिक्रमण। तो आपको ये दो टर्म, ये दो शब्द आपको समझ में आ गए होंगे। परिक्रमण क्या बोलते हैं, परिभ्रमण किसे कहते हैं। किसी ग्रह का अपने अक्ष पर घूमना परिभ्रमण, किसी ग्रह का किसी अन्य ग्रह को या तारे को केंद्र मान के उसके चारों ओर चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट समझते हैं। सूर्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। क्या है, सबसे पहला तथ्य है सूर्य की पृथ्वी से औसत दूरी, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी 14.96 करोड़ किमी, ठीक है। सूर्य की पृथ्वी से औसत दूरी 14.96 करोड़ किमी है। अब कहेंगे औसत दूरी क्या होती है। औसत दूरी का मतलब देखिए, ध्यान देना, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। अगर पूछा जाए कि उसकी औसत दूरी क्या है, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है और दूसरा व्यक्ति क्या है, 6 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। अब पूछा जाए इन दोनों का औसत दूरी क्या है, तो आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगी 6 5 11, 2 है तो 2 से भाग दे देंगे तो क्या हो गया, 5.5 किलोमीटर। तो 5.5 किलोमीटर औसत दूरी होती है। देखिए अगला तो 5 ही चला, ये 6 चला, दोनों का जो मध्य का होता है उसी को बोलते हैं औसत दूरी। तो इसी प्रकार से सूर्य की पृथ्वी से औसत दूरी क्या होती है, वो होती है 14.96 करोड़ किमी होती है, किलोमीटर होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखते हैं सूर्य का व्यास, सूर्य का व्यास कितना है, 13,92,000 किलोमीटर होता है। 13,92,000 किलोमीटर क्या होता है, वह सूर्य का व्यास होता है। अब कहेंगे ये व्यास क्या है। आप जब मैथ पढ़ते हैं तो मैथ में आपने देखा होगा, आपको सर्कल बनाते हैं, ऐसे सर्कल, ठीक है, आपको क्या बना देते हैं, आप सर्कल बना देते हैं। जब सर्कल बनाते हैं तो कहते हैं भैया ये क्या है, सर्कल में ये पूरी जो सर्कल में जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लाइनें होती है वो क्या होती है, व्यास होती है। क्या होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लाइनें खींची जाती है सर्कल में, उसको बोलते हैं व्यास, ठीक है। इसका मतलब सूर्य भी तो इसी प्रकार से है। सूर्य के एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे की जो दूरी होती है उसी को बोलते हैं व्यास, ठीक है, व्यास बोलते हैं। तो सूर्य का जो व्यास होता है वह 13,92,000 किलोमीटर होता है। तो आपको व्यास भी समझ में आ गया, व्यास होता है 13,92,000 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमने आपको बताया ही था कि सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है। पूर्व से पश्चिम का मतलब होता है कि क्लॉकवाइज, इस तरीके से सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है, जिस प्रकार से हमने यहाँ पे पेन को रोटेट करके दिखाया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, सूर्य का व्यास, किसका, सूर्य का जो व्यास होता है वो पृथ्वी के व्यास से लगभग 109 गुना बड़ा है। आप समझिए, पृथ्वी के व्यास से सूर्य का व्यास 109 गुना बड़ा है। 109 गुना बड़ा होने का मतलब अगर व्यास बड़ा है तो उसका एरिया भी उसी हिसाब से बड़ा होगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो सूर्य है वह पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। कितना बड़ा है, 109 गुना बड़ा है। समझ में आया। तो पृथ्वी 100 गुना छोड़िए, 109 गुना, 100 गुना से भी ज़्यादा, 109 गुना बड़ा है। आप कल्पना कर लीजिए सूर्य कितना बड़ा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
सूर्य की ऊर्जा किस क्रिया से उत्पन्न होती है? वो नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फंक्शन, सॉरी न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो सूर्य की ऊर्जा किस क्रिया से उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय संलयन द्वारा होती है। और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है सूर्य के अंदर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह कैसे उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होती है सूर्य की ऊर्जा। इसीलिए सूर्य का अपना प्रकाश होता है, इसलिए सूर्य को तारा कहते हैं। पृथ्वी का अपना प्रकाश नहीं, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है। पृथ्वी को ग्रह कहते हैं, चंद्रमा को उपग्रह कहते हैं। क्यों चंद्रमा को उपग्रह कहते हैं, पृथ्वी को ग्रह कहते हैं? इसके बारे में हम आगे पढ़ाएंगे तो आपको आगे बताएंगे, ठीक है। चलिए, सूर्य के अंदर कौन कौन सी गैसें पाई जाती है? देखिए, सूर्य के अंदर सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है, 71% हाइड्रोजन पाया जाता है सूर्य के अंदर। हीलियम पाया जाता है, हीलियम कितना कितना पाया जाता है? 26.5% पाया जाता है। और इसके अन्य तत्व लगभग 2.5% पाए जाते हैं। तो सूर्य के अंदर ये सारे के सारे गैसें पाई जाती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सूर्य की संरचना। सूर्य बना कैसे है? अभी तक तो हमने सूर्य के बारे में जाना, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, सूर्य की चाल कितनी है, सूर्य एक तारा है, ठीक है। सूर्य की स्पीड क्या है, सूर्य हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है, ठीक है। सूर्य के अंदर ऊर्जा कैसे आती है? नाभिकीय संलयन द्वारा आती है। नाभिकीय विखंडन के तो नाभिकीय संलयन द्वारा आती है, सूर्य के अंदर ऊर्जा आती है। सूर्य के अंदर कौन कौन से गैस होते हैं? हाइड्रोजन होता है, हीलियम होता है, ठीक है। हाइड्रोजन 71% के समथिंग होता है, हीलियम 26% के समथिंग होता है, 2.5% के समथिंग अन्य होते हैं। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? सूर्य के अंदर गैस पाए जाते हैं। अब देखिए सूर्य अंदर से कैसा बना है। बाहर से तो हम लोग देखते हैं, आज सूर्य निकलता है, हम लोग बाहर से देख लेते हैं सूर्य किस तरीके से बना हुआ है, लेकिन उसकी आंतरिक संरचना कैसे है इस बारे में चलिए हम देखते हैं। तो आंतरिक संरचना देखने से पहले देखिए, सूर्य की संरचना को 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में? 6 भाग में, ठीक है। सूर्य के आंतरिक जो संरचना है उसके 6 पार्टों में, कह सकते हैं 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो चलिए देखते हैं वो 6 भाग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं, ठीक है, 3 तो आंतरिक भाग होते हैं और 3 बाह्य भाग होते हैं। आंतरिक भाग कौन कौन से होते हैं? चलिए आंतरिक भाग में देखिए सबसे पहले तो यही है, देखिए रेड कलर का है, ठीक है। आंतरिक भाग आपका ये है। तो ये जो आंतरिक भाग है, सबसे अंदर वाला जो भाग है जहाँ पे हम सर्कल कर रहे हैं, ये इसको बोलते हैं क्रोड। क्या बोलते हैं? क्रोड बोलते हैं इसको। देखो ये सबसे अंदर का भाग है, सबसे सूर्य के सबसे अंदर का अगर कोई भाग है तो उसको क्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोड बोलते हैं। ये देखिए जहाँ हम सर्कल कर रहे हैं सूर्य की, ये देखो लाइनिंग यहाँ गई हुई। सूर्य का सबसे आंतरिक भाग होता है क्रोड होता है। क्या होता है? क्रोड होता है। समझ में आ गया? अब चलिए दूसरा भाग देखिए, यहाँ देखिए दूसरा भाग हम लाइनिंग ये ले जा रहे हैं, देखिए, और यहाँ सर्कल कर रहे हैं। दूसरा है विकिरण मंडल। सूर्य का जो दूसरा आंतरिक भाग होता है उसको बोलते हैं विकिरण मंडल। क्या बोलते हैं? विकिरण मंडल बोलते हैं, ठीक है। दूसरा जो आंतरिक भाग होता है उसको विकिरण मंडल बोलते हैं, ठीक है। सूर्य का जो तीसरा भाग होता है, देखिए पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये देखिए ये वाला है। तो जो सूर्य का तीसरा भाग है, देखिए हम यहाँ सर्कल बनाए, वो होता है संवहन मंडल। क्या होता है? संवहन मंडल। ये देखिए यहाँ सर्कल कर दिए। तो 3 भाग तो आपको समझ में आ गए कि सूर्य का सबसे आंतरिक भाग क्रोड होता है, दूसरा होता है विकिरण मंडल होता है, ठीक है, तीसरा होता है संवहन मंडल होता है। ये 3 चीज़ समझ में आ गया। इसके अलावा सूर्य के 3 बाहरी भाग होते हैं। 3 बाहरी भाग में अगर पूछा जाए सबसे बाहरी भाग कौन होता है, तो सबसे बाहरी भाग किरीट होता है, जिसको बोलते हैं कोरोना। ये वो कोरोना नहीं जो बीमारी थी, किरीट होता है। सूर्य का सबसे बाहरी भाग किरीट होता है, और उसके बाद जो बाहरी भाग होता है उसको वर्णमंडल बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद तीसरे नंबर का जो बाहरी भाग होता है उसको बोलते हैं प्रकाश मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश मंडल बोलते हैं। तीसरे नंबर का बाहरी भाग होता है उसको बोलते हैं प्रकाश मंडल, जो आपका ये है, ठीक है। इस प्रकार आपने देखा सूर्य की जो आंतरिक संरचना होती है, जो वो 6 भागों में बटी है। 3 को आंतरिक भाग बोलते हैं, 3 को बाह्य भाग बोलते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान देना आपने, ये जो कोरोना होता है, जो किरीट होता है, जो कोरोना होता है, जब सूर्य ग्रहण लगता है, पूछता है, क्वेश्चन पूछता है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का दिखाई देने वाला भाग कौन सा होता है, तो होता है कोरोना होता है। कौन सा होता है? कोरोना होता है, जिसको हम इंग्लिश में, जिसको हिंदी में बोलते हैं किरीट, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आई। चलिए अब इसको हम अलग अलग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्रोड पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? क्रोड पढ़ेंगे। देखिए क्रोड पढ़ेंगे,
ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये है क्रोड, ये क्या है क्रोड, ये क्या है क्रोड है, क्या क्रोड, इसको बोलते हैं क्रोड। सूर्य का केंद्रीय भाग अर्थात सबसे अंदर का भाग क्रोड, कोर, इंग्लिश में कोर बोलते हैं, क्रोड, ठीक है, कहलाता है। केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। सोचिए, आप कल्पना करिए, आपके यहाँ 40 डिग्री 45 डिग्री सेल्सियस अगर तापमान हो जाए तो आप पागल हो जाते हैं। अब 50-52 डिग्री हो जाए तो लोग मरना शुरू कर देते हैं गर्मी से। इस हिसाब से आप थोड़ा कल्पना करिए कि सूर्य के जो केंद्र का तापमान होता है वो 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो अंदर का तापमान होता है, सोच लीजिए, जिससे यहाँ पर सभी पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं। प्लाज्मा आप नहीं समझ पाएंगे, प्लाज्मा का मतलब होता है लिसलिसा पदार्थ। नहीं, जैसे आप कभी पुराना चावल डालिए तो पुराने चावल डालने के बाद आपको माड़ मिलता है, माड़ निकलता है। अब तो लोग नहीं, माड़ बहुत सारे बच्चे तो आजकल नहीं देखे होंगे, लेकिन जो पुराने हैं उनको पता होगा कि माड़ कैसे निकाला जाता है। तो जो माड़ होता है, अगर माड़ भी आप नहीं समझ सकते तो जो लेई होती, गम होता है, जब गम आप लेते हैं लसलसा ऐसे दिखता है, चिपचिपा जैसे से पदार्थ दिखता है। इसी प्रकार से जो सूर्य के केंद्र में पाया जाने वाली जो अवस्था होती है, जो पदार्थ होते हैं सूर्य के केंद्र में पाए जाते हैं, वो सारे प्लाज्मा अवस्था में होते हैं, तरल अवस्था में होते हैं, लसलसी अवस्थाएं में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर का जो तापमान होता है वह 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जब इतना तापमान होगा तो चीज़ें गल तो जाएंगी ही। अगर आपको ही हम सूर्य के तापमान में खड़ा कर दे तो आप क्या हो जाएंगे, आप धीरे धीरे मुरझा जाएंगे, और अगर टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ा दिए तो आप जल जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से जो सूर्य के क्रोड में, सूर्य के कोर में पाए जाने वाले जो पदार्थ होते हैं वो प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ध्यान दीजिएगा, यहीं पर नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है जिससे अपार ऊर्जा मुक्त होती है। यहीं पर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया भी होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस सूर्य के किस भाग में नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है, तो आप बताएंगे सूर्य का जो केंद्रीय भाग होता है जिसको हम कोर बोलते हैं, इस कोर में नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है जिसके द्वारा सूर्य में अपार ऊर्जा का निर्माण होता है। तो कोर के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा देखते हैं, विकिरण मंडल। दूसरा क्या है? विकिरण मंडल। विकिरण मंडल में आप क्या देखिए, सूर्य के बाद ये देखिए जो ये लाइनिंग पड़ी हुई, ये जो ब्लैक कलर का सर्कल बना, ये जो मैं बना रहा हूँ, इसके अंदर का जो भाग होता है इसको बोलते हैं विकिरण मंडल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? विकिरण मंडल। सूर्य का यह जोन कोर को चारों ओर से ढके हुए, आप देख ही रहे हैं, देखिए चारों साइड से कोर को क्या कर रहा है, ये ढके हुए, ये सारा चीज क्या कर रहा है, ये बीच वाला जो भाग था कोर, इसको क्या कर रहा है, ये विकिरण मंडल क्या हुआ, ढके हुए हैं। क्रोड से निकली हुई ऊर्जा आगे बढ़ते हुए, क्रोड से जो ऊर्जा निकलती है यहाँ से, भाई यही नाभिकीय संलयन होता है क्रोड में, और जब क्रोड में नाभिकीय संलयन होगा तो यहाँ से ऊर्जा निकलेगी, और निकलेगी तो ये क्या होगा, ऊर्जा निकल के कहाँ आएगी, तो ऊर्जा निकल के विकिरण मंडल में आएगी। तो क्रोड से निकलती हुई ऊर्जा आगे बढ़ते हुए विकिरण मंडल में विद्युत चुम्बकीय विकिरण के रूप में पहुँचती है, ठीक है। जैसे एक्सरे, गामा किरण, फोटान, ये सारी की सारी किरण किस में पाई जाती है? सूर्य के अंदर पाई जाती है। इसलिए आप पूछा जाता है सूर्य से आने वाली जो किरण पृथ्वी पे आती हैं उसमें कौन कौन सी किरणें पाई जाती हैं, तो उसमें गामा किरणें पाई जाती हैं, एक्सरे पाई जाती हैं, फोटान पाई जाती हैं। ये तीनों किरणें सूर्य के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है संवहन मंडल। तीसरा हमारा क्या है? संवहन मंडल। संवहन मंडल में देखिए क्या है, ये देखिए, ये विकिरण मंडल आपने यहाँ देख लिया। विकिरण मंडल के बाद ये जो तीसरा मंडल है, ये वाला, ये संवहन मंडल है, ये संवहन मंडल है। यहीं से ऊर्जा का आगे संवहन होता है, यहीं से ऊर्जा क्या होता है, आगे बढ़ती है, संवहित होती है। इस जोन में हाइड्रोजन के बने सेल पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है हाइड्रोजन के बने सेल किस मंडल में पाए जाते हैं, तो संवहन मंडल में पाए जाते हैं, ठीक है। सूर्य के संवहन मंडल में पाए जाते हैं, या कहें तो सूर्य के आंतरिक भाग में पाए जाते हैं,
क्योंकि क्रोड, विकिरण मंडल, संवहन मंडल ये सूर्य के आंतरिक भाग होते हैं, ठीक है। और इन्हीं के बीच से ऊर्जा आगे संवहन होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं प्रकाश मंडल। नेक्स्ट क्या होता है? प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल देखिए, जब हम बाह्य भाग पढ़ते हैं, सूर्य का बाहरी भाग, तो सूर्य के बाहरी भाग में अगर हम अंदर से आएंगे, तो अंदर से आएंगे जो चौथा भाग होता है, ये चौथा जो व्हाइट कलर का आपको एक सर्कल दिख रहा है, ये व्हाइट कलर वाला, आपको हल्का सा ध्यान देखिए व्हाइट कलर का है, तो ये जो व्हाइट कलर का है यही हमारा क्या, तो प्रकाश मंडल होता है। क्या होता है? प्रकाश मंडल होता है। यह सूर्य का वह भाग है जो हमें दिखाई देता है। प्रकाश मंडल ही हमें दिखाई देता है, सूर्य का जो भाग होता है, जब हम लोग देखिए नंगी आंखों से देखते हैं तो सूर्य का प्रकाश ही हमें दिखाई देता है, अर्थात प्रकाश मंडल ही हमें दिखाई देता है। इसे दृश्य भाग कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे दृश्य भाग कहते हैं। इसका तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 6000 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान होता है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये सूर्य का यहाँ जहाँ देख, ये रेड कलर के बगल देख रहे हैं, ये सारे ये प्रकाश मंडल है। क्या है? ये सारे के सारे प्रकाश मंडल हैं, ठीक है। ये देखिए प्रकाश मंडल है। देखिए सौर कलंक, सौर कलंक, सूर्य के प्रकाश मंडल पर कुछ काले धब्बे पाए जाते हैं। आप इस चित्र में ध्यान से देखिए, देखो काला धब्बा पाया जा रहा है, देखिए थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो सूर्य के प्रकाश मंडल में कुछ काले धब्बे दिखाई देते हैं जिन्हें सौर कलंक कहा जाता है। जैसे आप देखिए चंद्रमा में आप रात में देखते हैं, कहते हैं चंद्रमा के अंदर धब्बा दिखाई देता है, इसी प्रकार से सूर्य के अंदर कुछ काले धब्बे दिखाई देते हैं जिसको हम देख पाते हैं बहुत ध्यान से देखने पर। देखिए इतनी चमक होती है कि नंगी आंखों से देखना मुश्किल हो जाता है। तो जो काले धब्बे पाए जाते हैं, ये काले धब्बे को सूर्य में पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम सौर कलंक कहते हैं। सूर्य से ऊर्जा का स्थानांतरण की वजह से कुछ काले धब्बे बन जाते हैं और इसका और क्या होता है, और इसका तापमान 4000 डिग्री सेंटीग्रेड से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। सौर कलंकों की संख्या में लगभग 11 वर्षों के चक्र के दौरान वृद्धि या कमी होती है। 11 वर्षों के दौरान या तो ये काले धब्बे बढ़ जाते हैं या तो ये काले धब्बे घट जाते हैं। इस पर इतना विशेष ध्यान देना नहीं, बस यही जानना सौर कलंक होता क्या है। सूर्य में पाए जाने वाले काले धब्बे को सौर कलंक कहा जाता है। मोटा मोटा, इससे ज़्यादा आपको इसमें ध्यान नहीं देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वर्णमंडल। क्या देखते हैं? वर्णमंडल। वर्णमंडल क्या है? यह प्रकाश मंडल के ऊपर का आवरण होता है। देखिए प्रकाश मंडल के ऊपर आपको वर्णमंडल ये दिख रहा होगा, देखिए ये वर्णमंडल है। प्रकाश मंडल आपका ये व्हाइट वाला, उसके बाद वाला देखिए ये वर्णमंडल है। तो वर्णमंडल क्या होता है? ये प्रकाश मंडल के ऊपर का आवरण होता है। इसे सूर्य का वायुमंडल भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सूर्य का वायुमंडल भी कहते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान देना कि अगर पूछा जाए सूर्य का वायुमंडल किसे कहते हैं, तो सूर्य का वायुमंडल हम वर्णमंडल को कहते हैं। सूर्य का कौन सा भाग हमें दिखाई देता है? सूर्य का जो प्रकाश मंडल वाला भाग होता है वो हमें दिखाई देता है। सूर्य के किस भाग में मैग्मा पाया जाता है? मैग्मा का मतलब तरल पदार्थ पाया जाता है, वो होता है केंद्र, क्रोड में पाया जाता है, ठीक है। नाभिकीय संलयन की अपक्रिया कहाँ होती है? तो सूर्य के केंद्र में अर्थात क्रोड वाले मंडल में होती है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। एक लास्ट क्वेश्चन जो यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है वो बनता है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का दिखाई देने वाला भाग कौन सा है? तो वो किरीट या कोरोना होता है, जो सूर्य का सबसे बाहरी भाग होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सौर ज्वाला। क्या होता है? सौर ज्वाला। सौर ज्वाला क्या है? सौर ज्वाला सूर्य की सतह पर होने वाले वे विस्फोट हैं जो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं और लपटों के समान दिखाई देते हैं, उन्हीं को सौर ज्वाला कहते हैं। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियलिस और दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। सौर ज्वाला का मतलब जैसे आग जलती है तो उसमें आप देखते हैं लपटें निकलती हैं, आग की लपटें निकलती हैं। इसी प्रकार के सूर्य में जब नाभिकीय संलयन होता है तो उसमें क्या होता है, सूर्य की जो किरण होती हैं, जो सूर्य दहकता रहता है उसमें कुछ लपटें निकलती रहती हैं। भाई आग का गोला है ही, उसमें कुछ लपटें निकलती रहती हैं। तो ये जो लपटें होती हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? सौर ज्वाला बोलते हैं। भाई सूर्य में निकलने वाली लपटें को हम क्या बोलते हैं? सौर ज्वाला बोलते हैं, ठीक है। और इन्हीं सौर ज्वाला को अगर ये उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देती हैं तो उसको अरोरा
बोरियालिस कहते हैं और दक्षिणी ध्रुव पर इसको अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया आप देखिए दक्षिण में पाया जाता है, तो इसलिए आप ऑस्ट्रेलिया से इसको ध्यान रख सकते हैं। अरोरा ऑस्ट्रेलिस सौर ज्वाला का जो भाग है वह दक्षिणी ध्रुव की में दिखाई देता है। चलिए, जो हमारा लास्ट है, सूर्य का जो सबसे बाहरी मंडल होता है वो होता है कोरोना या किरीट होता है। कोरोना वो कोरोना नहीं होता है जो हालिताज में आपको देखने को मिला है। यह सूर्य की सबसे बाहरी परत है। इसमें इसे केवल सूर्य ग्रहण के समय ही देखा जा सकता है। इसे सूर्य का मुकुट कहते हैं क्योंकि सबसे बाहरी है, इसलिए इसको सूर्य का मुकुट कहते हैं। और यह सूर्य ग्रहण के समय ही देखा जा सकता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपको इसी तरीके से इससे भी अच्छे अच्छे कंटेंट हम आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। और आज हमने आपको सूर्य पढ़ाया, अब नेक्स्ट हम आपको पढ़ाएंगे सौर मंडल पढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।